सहानपुर नामक गांव में पंकज नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। पंकज बचपन से ही बहुत मेहनती और वफादार था। वह जो भी काम करता पूरी मेहनत और लगन से करता। पंकज रोज किसी न किसी के यहाँ काम करता और जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे अपना और अपनी पत्नी का ख्याल रखता था। पंकज छोटी सी झोपड़ी में रहता था। पंकज के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह अपनी पत्नी के लिए एक अच्छा सा घर ले सके। पंकज की स्थिति इतनी खराब थी कि उसे 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। पंकज अपने गांव का सबसे गरीब किसान था, इसलिए लोग उसको इज्जत भी नहीं देते थे। सुनिए जी, आज कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अब मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। शीला, मैं सुबह से ही गांव में इधर उधर भटक रहा हूँ। खेतों में भी गया पर कहीं कोई काम नहीं मिला। आप परेशान ना हो, भगवान सब देखता है। शायद हमारी परीक्षा ले रहा है। शीला, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पति नहीं बन पाया। मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना भी ढंग से नहीं दे पा रहा और मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल भी नहीं रख पा रहा। नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। आपने मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखा है। मैं जानती हूँ हमारा बुरा वक्त चल रहा है। आप भगवान पर भरोसा रखो, यह भी गुजर जाएगा। शीला, मैं काम ढूंढने के लिए बाहर जा रहा हूँ। रात तक कोई ना कोई खाने का इंतजाम करके ही लौटूंगा। रात होने ही वाली है। आप अब ज्यादा खाली पेट इधर उधर मत जाओ। खाली पेट इतनी मेहनत मत करो। कहीं आपको ही कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? शीला, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बस दुआ करो। मुझे कुछ काम मिल जाए जिससे हमारा खाने का इंतजाम हो जाए। इतना कहकर पंकज अपने घर से बाहर निकलता है और पास ही के गांव मीरापुर की ओर चल पड़ता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी और कब मैं अपना अच्छा सा घर लूंगा, कब मैं अपनी पत्नी को अच्छी जिंदगी दूंगा। मीरापुर गांव में पहुंचने के वह पूरे गांव में काम की तलाश करता है जिससे कि उसे थोड़ा काम मिल जाए और उन काम के पैसों के बदले वह खाना खरीद सके। लेकिन उसे सुबह से शाम हो जाती है और पूरा दिन उसे कुछ काम नहीं मिलता है। पंकज पूरा दिन काम ढूंढते ढूंढते थक जाता है और थक कर वह एक पुराने से घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है जिस कारण वह आगे चल नहीं पाता है। पंकज की उम्मीदें अब टूटने लगती हैं। लगता है मुझे यहाँ पर भी कोई काम नहीं देगा। हे ईश्वर, अब तू ही मेरी मदद कर। पंकज उदास होकर अपने घर की ओर जाने वाला ही होता है कि तभी उसकी नजर गांव के एक पुराने से घर पर पड़ती है। हो सकता है शायद यहाँ से मुझे कुछ खाने को मिल जाए। इतना कहकर सुरेश उस घर के पास जाता है। अंदर कोई है या नहीं? पंकज की आवाज सुनते ही घर में से एक बूढ़ी औरत निकलती है। बेटा, क्या चाहिए? माँ जी, मुझे भूख लगी है। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और घर पर मेरी पत्नी भी भूखी है। बहुत जगह गया लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आप ही कुछ खाने को दे दो। पंकज की बातें सुनकर बूढ़ी औरत को दया आ जाती है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। बूढ़ी औरत पंकज को खाना खाने को दे देती है और पंकज भी पेट भरकर खा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, आपने मुझे खाना दिया। पता नहीं मैं इसका कर्ज कैसे उतार पाऊंगा। बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बोलती है, बेटा, जिंदगी में कभी हार मत मानना। ईश्वर हमेशा उन लोगों की मदद करता है जो मेहनत करते हैं और सच्चे दिल से कोशिश करते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बेटा, तुम्हारी जिंदगी जल्द ही बदलने वाली है। बस सच्चाई और मेहनत का हाथ थामे रखना, क्योंकि ईश्वर किसी को भूखा नहीं रखता। जी माँ जी, जरूर मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद बूढ़ी औरत ने पंकज को आशीर्वाद दिया और एक छोटी सी पोटली थमाई। इसमें क्या है माँ जी? बेटा, इसमें तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के लिए खाना है। तुम इसे घर ले जाओ और अपनी पत्नी के साथ बैठकर खा लेना। ठीक है माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज ने पोटली संभाल कर रख ली और बूढ़ी औरत को धन्यवाद कर अपने घर के लिए निकल गया। पंकज अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को बुलाता है और बोलता है, कहाँ हो शीला? देखो, मैंने आज खाने का इंतजाम कर लिया है। इसके बाद पंकज और उसकी पत्नी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अगली सुबह पंकज फिर से अपने काम की तलाश में निकलता है, लेकिन उसे आज भी कोई काम जल्दी नहीं मिलता है। वह काम की तलाश में इधर उधर भटक ही रहा होता है।
कि तभी उसकी नजर वहाँ के जमींदार रामलाल पर जाती है। पंकज रामलाल जमींदार के पास जाता है। मालिक, मुझे कुछ काम दे दो, क्योंकि कल से मेरे घर में खाने का एक भी दाना नहीं है। अगर आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला तो आज भी हमें ऐसे ही भूखा रहना होगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं भी किसी मजदूर की तलाश में हूं। अब तुम मिल ही गए हो, तो मेरी तलाश खत्म हो गई। मुझे अपने खेत में काम कराना है, लेकिन मैं वहीं बैठकर देखूंगा कि तुम ठीक से काम कर रहे हो या नहीं। ठीक है मालिक, आप वहीं पर मेरे साथ रहना। इसके बाद पंकज खेत में चला जाता है और पूरी लगन से काम करने लगता है और रामलाल भी वहीं उसको काम करते हुए देख रहा था कि वह काम सही से कर रहा है या नहीं। पंकज दिन भर खेत में काम करता है और उसके बाद उसकी दिन भर की मजदूरी रामलाल उसे शाम को दे देता है। पंकज, मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। अगर चाहो तो तुम कल भी यहाँ आकर काम कर सकते हो। जी मालिक, ठीक है। उसके बाद पंकज अपने घर जाता है और जाते हुए घर पर खाने पीने का सामान भी खरीद कर ले जाता है। शीला, देखो आज भगवान ने हमारी सुन ली। मुझे आज काम मिल गया और यह देखो आज की मजदूरी भी लेकर आया हूँ। अब हमारे भूखे सोने के दिन खत्म हो गए हैं। फिर उसकी पत्नी और पंकज दोनों अच्छे से पेट भरकर खाना खा लेते हैं और उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पंकज खेत में काम कर ही रहा होता है कि तभी वह देखता है कि रामलाल उदास मन से एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। जब रामलाल को पंकज उदास देखता है तो वह उससे पूछने जाता है, मालिक, आज आप इतना उदास क्यों हैं? क्या हुआ? कोई परेशानी की बात है क्या? अरे नहीं पंकज, ऐसी कोई बात नहीं। तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। मालिक, साफ साफ दिख रहा है कि आप उदास हैं। आप मुझे बताइए क्या परेशानी है? हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। पंकज, तुम नहीं समझोगे, इस परेशानी का हल किसी के पास नहीं है। अरे मालिक, आप एक बार बताइए तो सही, हो सकता है कि मैं इस समस्या का हल निकाल सकूं। ठीक है, तो सुनो। मेरे गांव के 2 जमींदार भाइयों ने मेरी पुश्तैनी जमीन हड़प ली है। वह जमीन मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि वह मेरे दादाजी ने मेरे लिए छोड़ी थी। लेकिन धोखे से गांव के 2 जमींदार भाइयों ने उस जमीन को हड़प लिया है। मैं इसकी शिकायत पुलिस में भी नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस भी उन्हीं का साथ देती है। मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे आपकी पुश्तैनी जमीन आपको वापस मिल सकती है। क्या तरकीब है? जल्दी बताओ। इसके बाद पंकज रामलाल को सारी तरकीबें बता देता है। पंकज की तरकीब सुनने के बाद रामलाल को वह तरकीब बहुत पसंद आती है। अरे वाह पंकज, क्या शानदार तरकीब निकाली है। अगर मुझे मेरी पुश्तैनी जमीन वापस मिल जाती है तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अरे नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम अपने काम पर लग जाओ और कल से ही इस तरकीब पर लग जाना। ठीक है मालिक। इसके बाद पंकज अपना काम करने लगता है और अगली सुबह वह उस गांव के दोनों जमींदार भाइयों के पास जाता है और उनसे काम मांगता है। नमस्कार सेठ जी, क्या मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? कौन हो तुम और यहाँ पर काम करने वाले चाहिए? ये तुम्हें किसने बताया? अरे सेठ जी, हर दिन कहीं ना कहीं काम कर अपना पेट पालने वाला एक गरीब मजदूर हूँ। कभी किसी के यहाँ खेती कर लेता हूँ तो कभी किसी के यहाँ मजदूर बनकर जो काम मिल जाए कर लेता हूँ। ये सब तो ठीक है, पर हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। क्या सेठ जी, मैंने सुना है पूरे गांव के सबसे बड़े जमींदार आप लोग हो और पूरे गांव में सबसे बड़ी जमीन आप लोगों के पास है, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ तो काम आराम से मिल जाएगा। नहीं भाई, हमारे पास कोई काम नहीं है। हमारे पास पहले से बहुत मजदूर हैं। इसका मतलब रामलाल सेठ सही कह रहे थे आप लोगों के बारे में। क्या कहा रामलाल सेठ ने हमारे बारे में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। चलो चलता हूँ, आप लोगों के पास तो कोई काम नहीं है, तो मैं यहाँ रुककर क्या करूँ? गौरव के मना करने के बाद पंकज जाने लगता है। तभी गौरव नीरज से उसे रोककर पता लगाने बोलता है कि रामलाल ने उनके बारे में पंकज को क्या बोला। अरे रुको भाई, इधर आओ जरा, एक काम है तुम्हारे लिए हमारे पास। गौरव के बुलाने पर पंकज फौरन उनके पास चला जाता है। अरे धन्यवाद सेठ जी,
बोलिए क्या काम है? मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। आखिर भूख का सवाल है। काम तो हम बता देंगे, पहले तुम ये बताओ रामलाल हमारे बारे में क्या बोल रहा था तुम्हें? आपके यहाँ आने से पहले मैं रामलाल सेठ के यहाँ काम करता था, परंतु वह एक नंबर के कंजूस और बदतमीज आदमी है। इतनी मेहनत करने पर भी सही मजदूरी नहीं देते थे। इस बात पर कल मेरी उनसे बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ? क्या कहा तुमको रामलाल सेठ ने हमारे बारे में? अरे हुआ यह कि जब मेरी रामलाल से बहस हो रही थी, तभी उन्होंने मुझे कहा कि उनसे ज्यादा मजदूरी पूरे गांव में कोई नहीं देगा। तो मैंने भी तावताव में बोल दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार नीरज सेठ और गौरव सेठ से ज्यादा मजदूरी कोई नहीं देता। तभी तो उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ लगी रहती है। सही कहा था ना मैंने सेठ जी? अरे हाँ भाई हाँ, आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हम हर मजदूर को उसके काम के हिसाब से सही सही मंजूरी मिले। वाह, क्या बात कही है आपने सेठ जी। रामलाल सेठ तो मेरे हिसाब से आपके जितना शायद कभी सोच ही ना पाए। चलिए सेठ जी, मुझे भी मेरा काम बता दीजिए तो मैं भी काम पर लग जाऊं। गौरव और नीरज दोनों भी पंकज की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ खेतों में काम करने को दे देते हैं। गौरव के कहते ही पंकज उनके खेतों में काम करना शुरू कर देता है। इसी तरह कुछ दिनों तक पंकज गौरव के खेतों पर काम करता है। पंकज बाकी मजदूरों से ज्यादा काम करता था। वह समय से पहले आ जाता और काम पर लग जाता और सब लोगों के जाने के बाद ही जाता। पंकज को इतनी मेहनत करते देख गौरव और नीरज आपस में बात करते हैं। अरे नीरज भैया, ये पंकज तो बहुत मेहनती है। ये अकेला ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ उस दिन इसे हमने रोक लिया। हाँ भाई, बात तू कह तो सही रहा है। अच्छा हुआ पंकज को हमने अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह बहुत मेहनती और ईमानदार भी है। आजकल के जमाने में ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है। हाँ भैया, कुछ भी कहो, मेहनती तो बहुत है पंकज। इसके जितना काम शायद ही कोई करता होगा हमारे यहाँ। पंकज ने अपनी मेहनत से दोनों भाइयों का दिल जीत लिया था। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। रविवार की सुबह सुबह नीरज और गौरव अपने खेत के दौरे पर जाते हैं। जब वो अपने खेत पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पंकज काम कर रहा होता है। पंकज को रविवार को भी काम करता देख गौरव बोलता है, अरे भाई पंकज, रविवार के दिन भी तुम काम कर रहे हो। आज का दिन तो आराम कर लिया होता। नहीं मालिक, मैं अकेला व्यक्ति घर पर रहकर क्या ही आराम करूंगा, इसलिए सुबह जल्दी ही आ जाता हूँ और काम पर लग जाता हूँ। इसमें मेरा दिल लगा रहता है। तुम बहुत मेहनती व्यक्ति हो। एक काम करो, आज तुम काम रहने दो। जाओ जाकर वहां पेड़ के नीचे आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। मुझे काम करना पसंद है। ठीक है पंकज। फिर हम निकलते हैं। तुम्हारा जब मन करे अपने घर चले जाना। ठीक है सेठ जी। इसके बाद गौरव और नीरज खेत को पंकज के भरोसे छोड़कर वहां से चले जाते हैं। उसी रात गांव के मंदिर की मूर्ति चोरी हो जाती है और चोर चोरी की हुई मूर्ति को गांव वालों से बचने के लिए गौरव की जमीन में छुपा देता है। अगले दिन जब गौरव और नीरज जब अपने खेत पर आते हैं तो देखते हैं गांव का मुखिया वहां आया हुआ है। मुखिया को अपने खेतों पर देखकर गौरव बोलता है, मुखिया जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तो पहले ही इस जमीन के असली कागजात आपको दिखा दिए थे ना। अच्छा, हाँ, ये जमीन तुम्हारी है ना? तभी तो तुम दोनों को अंदर कराने आया हूँ। अंदर मैं कुछ समझा नहीं मुखिया जी। आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। साफ साफ कहने की कोई जरूरत नहीं है। जरा अपनी नजर घुमाकर वहां देखो, तुम्हारी जमीन से क्या निकला है जो कल रात गांव से चोरी हो गई थी। यह वही मूर्ति है जो कल रात गांव के मंदिर से चोरी हो गई थी। मूर्ति और चोरी का नाम सुनते ही दोनों भाइयों की हवा टाइट हो जाती है। अब बताओ, यह चोरी की मूर्ति तुम्हारे जमीन में क्या कर रही है? ये कहां से आई हमारी जमीन में, हमें नहीं पता। चलो, अब बहाना मत बनाओ। पहले गांव के मंदिर में चोरी करो और फिर अपने जमीन में लाकर छुपा दो। फिर बोलो ये क्या है।
हमने कुछ नहीं किया। ये सब कहां से आया इस जमीन में हमें नहीं पता। तुम्हारे जमीन से इस गांव के मंदिर की चुराया हुई सोने की मूर्ति निकली है, और अब तुम लोग झूठ बोल रहे हो। इस मामले से बचने के लिए दोनों भाई कुछ तरकीब लगाने की सोचते हैं। तभी वहाँ पंकज आ जाता है। अरे सेठ जी, ये मुखिया जी क्यों आई हैं? कुछ हुआ है क्या? हाँ पंकज, देखो पता नहीं कहां से हमारी जमीन में ये गांव से चुराई हुई मूर्ति आ गई है। क्या मूर्ति है, कहां से आ गई? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए आप दोनों मालिक। हाँ पंकज, अब तू ही कुछ तरकीब बता जिससे हम इससे बाहर आ सके। तीनों को खुसुर फुसुर करता देख मुखिया कहता है, चलो अब कोई तरकीब मत बनाओ। दोनों में से एक भाई तो पक्का जाने वाला है जेल में। अब तुम दोनों ही फैसला करो, कौन जाएगा? मुखिया जी, हमें बस 2 मिनट दीजिए, अभी हम फैसला करके आते हैं। कौन जाएगा जेल? ठीक है, जल्दी तय करो, किसको लेकर जाऊं? मैं जेल। गौरव, नीरज और पंकज मुखिया से थोड़ी दूरी पर चले जाते हैं। देखो मालिक, दोनों भाइयों के फंसने से अच्छा है कोई एक भाई फंसे। अब आप लोग सोचिए, कौन जाएगा जेल? भाई, हम दोनों भी अंदर नहीं जाना चाहते। कोई तरकीब लगाओ भाई, जिससे हम दोनों बच जाए। मालिक एक बात बोलो, यह मूर्ति गांव के मंदिर से चोरी हुई है और आपको गांव वाले उम्र कैद की सजा तो दिलाकर ही रहेंगे। एक तो गौरव पहले से डरा हुआ था और पंकज की यह बात सुनते ही नीरज डर के फटाफट पूरी कहानी पंकज को बता देता है। देखो पंकज भाई, सच्ची सच्ची कहूँ, ये जमीन तो हमने बस कुछ महीने पहले ही हड़पी थी अपने चचेरे भाई रामलाल से। नीरज जमीन हड़पने वाली पूरी कहानी पंकज को बता देता है। नीरज से पूरी कहानी मुंह जबानी सुनते ही पंकज कहता है, मालिक मेरे पास एक तरकीब है। एक काम कीजिए मालिक, आप जाकर मुखिया को बोल दीजिए यह जमीन रामलाल सेठ की है। मुखिया को बोलना, हमने तो बस कुछ महीने पहले ही यह जमीन उनसे बस काम करने के लिए ली है, बाकी का मैं संभाल लूंगा। अरे पंकज, ऐसा बोलने से तो हमारी जमीन हमसे छीन जाएगी, उसका क्या? नहीं मालिक, आप शायद मेरी तरकीब अब तक समझे नहीं। आप जब यह मुखिया को बोलोगे यह जमीन रामलाल सेठ की है, तो पुलिस किसको पकड़ेगी? रामलाल सेठ को। और रामलाल सेठ के अंदर जाते ही यह जमीन फिर से आप लोग हड़प लेना, समझे? इससे आप लोग भी बच जाओगे और जमीन भी आपकी रहेगी। पंकज की तरकीब सुन दोनों भाई दंग रह जाते हैं। वाह भाई पंकज, तुम तो बहुत दिमाग वाले हो। आज तक तो तुमने हमें अपने बल से प्रसन्न किया था, आज तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। पंकज की तरकीब सुन तीनों मुखिया के पास जाते हैं और मुखिया को सब वैसे ही बोलते हैं जैसे पंकज ने उन्हें कहा था। मुखिया जी, ये जमीन हमारी नहीं है, हमने तो बस काम करने के लिए ये जमीन हमारे चचेरे भाई रामलाल से ली थी। वाह, जब तुम खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपने आप को बचाना चाहते हो। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो पंकज से पूछ लीजिए, ये हमारे पास बस अभी काम कर रहा है, इसके पहले यह रामलाल के पास काम करता था। बोलो पंकज, ये जमीन किसकी है? हाँ मुखिया जी, यह जमीन रामलाल सेठ की है। चाहे तो आप इसके असली पेपर देख लीजिए, किसके नाम पर है, आपको अभी पता चल जाएगा कि जमीन किसकी है। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। पंकज की यह बात सुनकर रामलाल सेठ को बुलाया जाता है जमीन के कागज लेकर। रामलाल सेठ मुखिया को जमीन के कागज दिखा देते हैं। गौरव और नीरज जेल जाने से बचने के लिए रामलाल की हाँ में हाँ मिला देते हैं कि उन्होंने यह जमीन रामलाल से कुछ दिन पहले ही धोखे से ले ली थी। ये जमीन रामलाल के नाम पर ही है। अब सबके सामने गौरव और नीरज का राज खुल जाता है कि उन्होंने यह जमीन धोखे से रामलाल से हड़पी थी। मुखिया उसी टाइम नीरज और गौरव का फैसला करता है और उन्हें गांव से बाहर निकलने का आदेश देता है। उन्हें उनकी करें की सजा मिल जाती है और रामलाल को उसकी पुश्तैनी जमीन वापस मिल जाती है। पंकज, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी पुश्तैनी जमीन मुझे वापस दिला दी। मैंने तुम्हें जो इनाम देने का वादा किया था वह मैं तुम्हें जरूर दूंगा।
आखिर में रामलाल सेठ पंकज को जमीन भेंट कर देता है और उसको एक जमीन का मालिक बना देता है। इस तरह पंकज ने अपने मेहनत और दिमाग से रामलाल को उसकी जमीन वापस दिला दी और दोनों ठगे भाइयों को भी सबक सिखा दिया। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल सेमी क्रिएशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।